हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सीटेट आ चुका है, जनवरी स्टार्ट हो चुकी है, पुराना साल जा चुका है और नया साल आ चुका है। तो आज हमने ये सोचा कि कम समय में स्मार्ट स्टडी करने के साथ साथ सीटेट को पहली बार में कैसे क्रैक किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा थंबनेल आपने देख लिया होगा, हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी पहली बार में सीटेट को क्रैक कैसे किया जा सकता है। यानी अगर आप कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको पहली बार में अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारा सीटेट पहली बार में क्रैक हो जाएगा। तो आज इस वाले में हम टॉपिकों पर चर्चा करेंगे और आपको मैं ये भी बताता चलूंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो पहली बार में सीटेट क्रैक होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक कौन सा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, धीरे धीरे चर्चा करते चलेंगे और ये देखते चलेंगे कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्त, वो अगर हम बात करते हैं पहले टॉपिक की तो हम बात करेंगे वृद्धि और विकास की। वृद्धि और विकास, इस वृद्धि और विकास से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे इसको समझ लेते हैं। देखो, जो वृद्धि होती है वो हमेशा मात्रात्मक होती है। कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। जो 0 से 9 के बीच में संख्या प्रदान की जाती है, जबकि जो विकास होता है वो हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। क्लियर बात है? और ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो आपको बता देना है मात्रात्मक और गुणात्मक है। क्लियर बात है? उसके बाद वो आपसे ये पूछेगा विकास कैसा होता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि विकास बहुआयामी होता है। कैसा होता है? बहुआयामी होता है। जबकि वृद्धि जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? एक आयामी होती है। कैसी होती है? एक आयामी होती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ये जो वृद्धि और विकास है ये दोनों प्रारंभ कब से होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना है, जन्म से पूर्व। दोनों जन्म से पूर्व, या आपसे ये पूछेगा गर्भावस्था से, ये दोनों प्रारंभ हो जाते हैं। कब से प्रारंभ हो जाते हैं, तो आपको बता देना है गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाते हैं। यानी अगर वृद्धि और विकास से क्वेश्चन पुट अप होता है तो उसका पहला क्वेश्चन ये होगा कि विकास कैसी प्रक्रिया, तो आपको बता देना है बहुआयामी प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है, तो आप बता देंगे बहुआयामी प्रक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन उसका ये पुट अप रहता है कि विकास कैसा है, तो आप इसको बताएंगे मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। जबकि वृद्धि कैसी है, तो आप बताएंगे मात्रात्मक होती है। कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। अब दोनों का पूछेगा ये प्रारंभ कब से होते हैं, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये प्रारंभ जन्म से पूर्व गर्भावस्था से होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये वाली बात पूछ लेता है कि जन्म से पूर्व गर्भावस्था की अवस्थाएं कितनी है, तो आपको दोस्त ये बता देना इसकी जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं 3 हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। पहली आपको बता देनी है डिंबावस्था, दूसरी आपको बता देनी है पिंडावस्था, और तीसरी आपको बता देनी है भ्रूणावस्था। तीसरी कौन सी बता देनी है? भ्रूणावस्था बता दी। यानी यहां से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। अब जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, जबकि जो वृद्धि होती है वो कहां तक चलती है, तो आप बता देंगे ये किशोरावस्था तक चलती है। कहां तक चलती है? किशोरावस्था तक चलती है, ये वाली बात। और जो वृद्धि होती है वो किस पक्ष से संबंधित होती है, तो आपको बता देना शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है। जबकि जो विकास होता है वो 3 पक्षों से संबंधित होता है। एक होता है मानसिक, उसके बाद संवेगात्मक, और उसके बाद सामाजिक। यहां से क्वेश्चन कई बार पुटअप हुए कि विकास किससे संबंधित है, तो आपको बता देना ये मानसिक यानी बुद्धि, संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष से संबंधित होता है। जबकि जो वृद्धि होती है वो हमेशा शारीरिक रूप से संबंधित होती है। क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी पहली बार में सीटेट को क्रैक करने के लिए हमें सीडीपी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ने चाहिए जो आपके लिए बेनिफिट हो। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वृद्धि और विकास। और वृद्धि और विकास में सबसे ज्यादा जो पूछेगा वो आपसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि ये समझ लीजिए विकास कैसा होता है, मात्रात्मक होता है, जबकि वृद्धि कैसी होती है,
मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। दोनों प्रारंभ कब से होते हैं? जन्म से पूर्व। और किस जो विकास होता है वो जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, जबकि वृद्धि जो होती है वो किशोरावस्था तक चलती रहती है। क्लियर बात है? अब उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि मान लीजिए अब जो विकास से क्वेश्चन और कहां से पुटअप होगा उसकी वाली बात को समझिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे वो पुटअप ये करेगा कि इसकी अवस्थाएं कितनी है। तो अगर आपसे अवस्थाओं की बात करेगा तो आपको आराम से बता देना है कि इसकी अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया। कितने प्रकार की अवस्थाएं? तो आप बता देना दो भागों में बांटा गया। पहली है गर्भावस्था और दूसरी है जन्म के बाद की अवस्था। दूसरी कौन सी है? जन्म के बाद की अवस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था मैंने आपको ये वाली बता दी कि डिंबावस्था, पिंडावस्था, बूढ़ावस्था। लेकिन जन्म के बाद की जब वो अवस्था आपसे पूछेगा तो आपको कौन कौन सी अवस्था बतानी है? तो तीन अवस्था हमें यहां पर पढ़नी है जो सबसे ज्यादा है। पहली है शैशवावस्था, दूसरी पढ़नी है बाल्यावस्था और तीसरी हमें पढ़नी है किशोरावस्था। तीसरी कौन सी पढ़नी है? किशोर अवस्था। जो यहां से हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है तो आप शैशवावस्था बताएंगे, किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास धीरे धीरे होता है बाल्यावस्था बताएंगे, और किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक पूर्ण हो जाता है वो आपको बताने किशोर अवस्था। अब इसके साथ में आपसे क्वेश्चन एक और पुटअप करेगा, वो बहुत अच्छे तरीके से पूछेगा कि मान लीजिए वृद्धि और विकास के पक्ष कितने होते हैं। यानी पक्ष आपसे पूछेगा, आयाम पूछेगा या पहलू पूछेगा, या क्या पूछेगा? पहलू पूछेगा। तो आपको बता देना चार पहलू होते हैं। पहला होता है शारीरिक, दूसरा होता है मानसिक, तीसरा होता है संवेगात्मक और लास्ट में होता है सामाजिक। ये क्वेश्चन 2012 में कई बार पूछा गया। 2012 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया। व्यक्ति या वृद्धि और विकास के आयाम, पहलू, पक्ष कितने होते हैं? तो आप चार बता सकते हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा संवेगात्मक और चौथा सामाजिक। यानी वृद्धि और विकास से क्वेश्चन पुटअप होगा तो यहां से होगा। अब उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा वृद्धि और विकास के सिद्धांत। यानी सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? तो आपको सिद्धांत जो सबसे ज्यादा पूछेगा आपको कौन कौन से पढ़ने, तो पहला आपको पढ़ना निरंतरता का सिद्धांत। पहला कौन सा पढ़ना? निरंतरता का सिद्धांत जो आपसे पूछेगा। दूसरा आपको पढ़ना परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। उसके बाद आपको पढ़ना एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत जो आपको सबसे ज्यादा पूछेगा। और उसके बाद बताना आपको समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये सिद्धांत तो वृद्धि विकास के बहुत है। निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, समाज मतलब विकास लंबवत होकर रेखीय होकर लंबवत का सिद्धांत, और वर्तुलाकार का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण का सिद्धांत, बहुत से सिद्धांत है। लेकिन जो आपको पढ़ने सबसे ज्यादा कौन कौन से पढ़े? निरंतरता और परस्पर संबंध और एकीकरण और क्या कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद जो आपको सबसे ज्यादा और पूछा जा रहा है वो आपसे पूछेगा ग्रंथियां। सबसे ज्यादा जो पूछेगा वो क्या पूछेगा? तो आपको बता देंगे ग्रंथियां। अब ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? वैसे हमारी ग्रंथि 5 होती हैं जो वृद्धि और विकास में होती है। तो आपको पहली बतानी है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि है। दूसरी जो आपको बतानी है वो पढ़नी है आपको एंड्रीनल ग्रंथि है। तीसरी जो आपको बतानी है पैंक्रियाज ग्रंथि है, पैंक्रियाज ग्रंथि है। एक और जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है पीयूष ग्रंथि है। और लास्ट में जो पढ़नी है वो पढ़नी है पैराथायराइड ग्रंथि है। यानी ये 5 ग्रंथि और वृद्धि और विकास में सहायक होती हैं। और जो अन्य ग्रंथि आपको पढ़नी है वो कौन सी होती है? तो आपको बता दो पढ़नी है। एक पढ़नी है इलेक्ट्रा ग्रंथि और दूसरी पढ़नी है ओडिपस ग्रंथि।
इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या होता है दोस्त, इलेक्ट्रा ग्रंथि में एक लड़की अपने पापा से ज्यादा प्रेम करती है, और ऑडिपस ग्रंथि में क्या होता है, एक लड़का अपनी मम्मी से ज्यादा प्रेम करता है, जो सिगमंड फ्राइड ने बताई थी। लेकिन थायराइड ग्रंथि जो होती है मानसिक विकास के लिए सहायक होती है, एंड्रिनल ग्रंथि संवेगों की वृद्धि और विकास के लिए होती है, पेंक्रियाज ग्रंथि आपको शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए होती है, पीयूष ग्रंथि जिससे ग्रोथ हार्मोन से निकलता है, पैराथायराइड सबके साथ में चलती है, पर्टिकुलर इसका कोई भी कार्य नहीं होता है। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब भी वृद्धि और विकास से क्वेश्चन पुटअप होगा 3 और 4 से क्वेश्चन होंगे, वो यहां से आपको पूछे जाएंगे। अगर आपने ये सारे तैयार कर लिए तो आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा सीटेट में जो आता है, और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, एक तो ये वाला पूछा जाएगा, एक ये वाला पूछा जाएगा, एक ये वाला पूछा जाएगा, ये वाला पूछा जाएगा, ये भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जब भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो यहां से क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। पहला टॉपिक आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तैयार करना है। उसके बाद जब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो दूसरा टॉपिक जो आता है वो हमारा आता है सीखना। अब सीखना की सबसे ज्यादा आपसे ये पूछेगा सीखना किसे कहते हैं, तो आपको बता देना व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में वांछित जो परिवर्तन आता है, वांछित जो परिवर्तन आता है वो हमारा क्या कहलाता है, सीखने कहलाता है। पहला क्वेश्चन तो उसका ये होगा। उसके बाद आपको दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना गैने का। गैने अब पूछा बहुत ज्यादा, गैने ने एक पुस्तक दी थी, कौन सी पुस्तक दी थी मैं आपको बता दे रहा हूं, कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, इन्होंने कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताएं तो आपको बता देना, सीखने के 8 प्रकार बताएं। अब ये 8 प्रकार होते कौन कौन से, वो वाले आपने अगर गहने में पढ़े कि संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, ये 8 प्रकार बताएं। यानी गहने का सीखना से जब भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो आपको पहले ये बता देना सीखना का मेन उद्देश्य क्या होता है, सीखना किसे कहते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए जो व्यक्ति के व्यवहार में वांछित या स्थायी परिवर्तन लाता है। और ये सीखना प्रारंभ कब से होता है, अगर आपसे पूछे कि ये सीखना प्रारंभ कब से होता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता देना जन्म के बाद। कब से प्रारंभ होता है तो आप बता देना जन्म के बाद प्रारंभ होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है उससे कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसके बाद जो हमें पढ़ना है सीखने की प्रक्रिया पढ़नी है। दूसरा क्या हमें पढ़ना है, सीखने की प्रक्रिया, जो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। अब सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी है तो आपको बता देना त्रिमुखी प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी प्रक्रिया कौन सी है वो आप इसको देखें, जो आपको तीनों तत्व याद करने हैं। पहला जो हमारा तत्व होता है शिक्षण उद्देश्य होता है, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है अधिगम अनुभव, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा व्यवहार परिवर्तन। ये तीनों तत्व आपको रख लेना। और वो ये पूछेगा सीटेट में पूछा भी गया कि सीखने की प्रक्रिया कौन सा अंग नहीं है, तो यहां से 3 जो हटके आए, 3 से हटके जो है वो आपको गलत बता देना। क्लियर बात है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं, सीखने के सिद्धांत कौन कौन से। तो देखो आपको समझना क्या है, सीखने के सिद्धांतों में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। जब सीखने के सिद्धांत की बात करेगा 2 प्रकार के हैं, एक है हमारा व्यवहारवादी और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है संज्ञानात्मकवादी। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, वो संज्ञानात्मकवादी पढ़ना है। अब देखो व्यवहारवादी में जो हमें पढ़ने वो कौन कौन से पढ़ने, मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से पढ़ने। तो इसमें पहला हमें पढ़ना है थॉर्नडाइक, दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पावलव पढ़ना है, और जो तीसरा जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है स्किनर। कौन सा पढ़ना, स्किनर। यानी आपने देखो थॉर्नडाइक ने जब बिल्ली पर प्रयोग किया था तो उन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, संबंधवाद का सिद्धांत दिया था, और प्रयास और त्रुटि संबंधवाद उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, बॉन्ड थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर दिया था, और एसआर थ्योरी दी थी। यानी जब उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया तो वो
ये कहना चाह रहे थे कि बालक को सीखते समय जो गलतियां करता है उस गलतियों को सीखते समय नकारना चाहिए नहीं, बल्कि उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्योंकि इसका सीटेट में क्वेश्चन ये भी आता है कि वाहन चलाना किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो आप बता देंगे वाहन चलाना, अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बता देंगे थॉर्नडाइक का है। वाहन चलाना अगर आपसे ये पूछे किस सिद्धांत का उदाहरण है तो आप बता सकते हैं थॉर्नडाइक का। जब हम पावलोव की बात करते हैं तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी जो उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और पावलोव ने जब प्रयोग किया था उसने अपने सिद्धांत में मुख्य रूप से 2-3 तत्वों को बहुत महत्व दिया था। मतलब जब हम पावलोव की बात करेंगे तो आपने देखा होगा यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर, ये पावलोव के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रेस्पॉन्स, ये सारे के सारे अगर आपने पावलोव के में पढ़ ली तो आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से ठीक होगा। लेकिन पावलोव से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछे कि बच्चों के मन से भय को दूर करना हो, अगर बच्चों के मन से भय को दूर करना हो या अनुशासन की भावना विकसित करनी हो या अच्छी आदतों का निर्माण करना हो, या अच्छी आदतों का निर्माण करना हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए अच्छी आदतों का निर्माण करना हो तो आपको कौन सा बता देना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो पावलोव ने किया था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय बालकों में अच्छी आदतों का, अच्छे अनुशासन का और भय को दूर करना चाहता है तो वो किस सिद्धांत का प्रयोग करेगा, तो आप बता देना पावलोव के सिद्धांत, यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग करेगा। अगर आपसे पूछे वाहन चलाना या कठिन विषयों की बात करता है, अगर वो आपसे ये भी कहता है कि कठिन विषय पढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो कठिन विषय पढ़ाने के लिए हम हमेशा थॉर्नडाइक की प्रयोग करते हैं। अगर एक छात्र, कठिन विषय कौन कौन से होते हैं, दर्शन शास्त्र, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये सारे कठिन विषय, इनको पढ़ाने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा, तो आप बता सकते हैं थॉर्नडाइक का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, थॉर्नडाइक का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब हम आते हैं स्किनर की बात करते हैं, जब हम स्किनर की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ आपको यह देखना है कि पुनर्बलन पर जो बल दिया है, पुनर्बलन पर जो बल दिया है वो कौन से सिद्धांत में दिया, तो आप स्किनर का बताएंगे। दूसरा आपको ये वाली बात और बतानी कि अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन, अभिक्रमित अनुदेशन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको बता देना स्किनर ने। लेकिन थॉर्नडाइक से एक क्वेश्चन और पुटअप कर सकता है जो आपके लिए लाभदायक भी हो सकता है। एक क्वेश्चन और पुटअप करेगा वो आपसे पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक ने नियम कितने बताए। अगर वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि नियम कितने बताए, तो आपको बता देना 2 प्रकार के नियम बताए। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक बताया था मुख्य नियम और दूसरा बताया था गौड़ नियम। क्या बताया था, गौड़ नियम कितने बताए, तो आप बता दें 5, और मुख्य नियम कितने बचाए, 3। यानी मुख्य नियम जो 3 बताए थे वो उनको हम थोड़ा पढ़ लें। पहला बताया था उन्होंने तत्परता का नियम, दूसरा बताया था अभ्यास का नियम और तीसरा बताया था उन्होंने प्रभाव का नियम। 5 गौड़ नियम जो नियम बताए, मानसिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साचर परिवर्तन का नियम, ये सारे के सारे क्वेश्चन उन्होंने जो बताए वो ये थॉर्नडाइक ने बताए। यानी जब हम सीखना पढ़ेंगे, सीखना में सबसे पहले आपको गहने पढ़ना है, जो गहने ने कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने का 8 प्रकार बताए। फिर उसके बाद सीखने की आपको प्रक्रिया पढ़नी है। त्रिमुखी शिक्षण उद्देश्य पहला पॉइंट है, अधिगम अनुभव दूसरा पॉइंट है और व्यवहार परिवर्तन वो तीसरा पॉइंट है। उसके बाद आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत, सीखना के सिद्धांत पढ़ने, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मवादी। और व्यवहारवाद में आपको थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव पढ़ना है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर और स्किनर ने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। अगर आपसे ये पूछे कि बच्चों के मन से भय को दूर करना, बच्चों में अनुशासन की भावना विकसित करना, बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए हमें किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा, तो आप आराम से लगाएंगे पावलोव। अगर आपसे ये पूछे कि किस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो आप बताएंगे स्किनर। अगर आपसे ये पूछे कठिन विषय पढ़ाने हो या बच्चों को वाहन चलाना सिखाना हो तो किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, तो आप बताएंगे थॉर्नडाइक। ये हमारे हैं किसके अंतर्गत पढ़ने हैं, हमें व्यवहारवादी के अंतर्गत पढ़ने हैं। उसके बाद अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलते, साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चलते सकते हैं। अब उसके बाद हमें संज्ञानात्मकवादी पढ़ना है। कौन पढ़ना है, संज्ञानात्मकवादी। इसको देखना थोड़ा, संज्ञानात्मकवादी। अब इस संज्ञानात्मकवादी में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे हमें एक ही पढ़ना, गेस्टाल्टवाद, जो सीटेट में सबसे ज्यादा आता है।
कौन पढ़ना? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद को इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। इनसाइट थ्योरी क्या बोलते हैं? इनसाइट थ्योरी। क्लियर बात है। जिन्होंने किस पर प्रयोग किया था तो आपको बता देना, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी, जिसका नाम सुल्तान था और जिसका नाम बनमानुस था। क्या नाम था? बनमानुस था। आपको पता है इन्होंने दो प्रकार के प्रयोग किए थे, बॉक्स संबंधी और छड़ी संबंधी। यानी इनसाइट थ्योरी, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, आरोपण का सिद्धांत, समग्राकृति का सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, ये सारे पूर्वाकार का सिद्धांत, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसको आपको बता देना, गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? गेस्टाल्टवाद। अगर ये पूछे प्रयोग कितने प्रकार का किया था तो दो प्रकार का बता देना, बॉक्स संबंधी और छड़ी संबंधी। किस पर दोनों प्रयोग किए थे तो आपको बता दें, चिंपैंजी, सुल्तान या बनमानस पर प्रयोग किया था। जिन्होंने एक उसको कमरे में बंद कर दिया था, उसमें एक छड़ी डाल दी थी जो टुकड़ों में टूट जाती, फिर उससे उसको खींचता था तो वो केला प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही केले को छत पर लटका दिया, उसमें बॉक्स रख दी, उन बॉक्स को एक दूसरे पर रखकर वो केला प्राप्त कर लेता है। ये सारी बातें यहां पर है, क्योंकि गेस्टाल्टवाद को अगर हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब समझने वाली बात यहां पर अंतर्दृष्टि, यानी एक बालक में समझ का विकास करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा? गेस्टाल्टवाद का। और गेस्टाल्टवाद किस देश का है तो आपसे पूछेगा तो आप बता देना, जर्मनी देश का। किस देश का है तो आप बता देना, जर्मनी देश का है। क्लियर बात है। संज्ञानात्मवादी हमें यही पढ़ना है, लेकिन है तो इसमें बहुत सारे, लेकिन मैं आपको उनको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। जब हम संज्ञानात्मवादी में दूसरे की जब हम बात करते हैं तो दूसरा जो सबसे ज्यादा जो हमारा आता है वो आता है हमारा सामाजिक विकास। कौन सा आता है? सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास जो होता है वो होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, वाइगोस्की का, यानी लेव वाइगोस्की ने दिया है। और लेव वाइगोस्की आपको कंपलसरी 2 क्वेश्चन दे के जाएगा, आपको 2 क्वेश्चन दीजिएगा। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके साथ में इन्होंने MKO दिया था, इसके साथ में इन्होंने ZPD दिया था, इसके साथ में इन्होंने स्कैफोल्डिंग दिया था, और इसके साथ में इन्होंने अवस्थाएं बताई थी 3। समझना, अवस्थाएं इन्होंने कितनी बताई हैं? 3 बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं इन्होंने 3 बताई हैं, थोड़ा इनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। इन्होंने जो 3 अवस्थाएं बताई हैं, पहली बताई है शैशवावस्था, दूसरी इन्होंने बताई है बाल्यावस्था, और तीसरी जो इन्होंने बताई है किशोर अवस्था। क्योंकि आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि सामाजिक विकास जो लेव वाइगोस्की ने दिया, जिसको हम समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं, जिसको हम समीपस्थ सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं, जो MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग पर सबसे ज्यादा बल देता है। MKO की फुल फॉर्म पूछे तो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, और ZPD की बात करें जॉन प्रोक्सिमेंटल ऑफ डेवलपमेंट होता है, और स्कैफोल्डिंग की बात करें तो ये तो आपका आना ही आना है, ये तो 100% आना ही आना है। आपको ये ध्यान रखना, इसको हम पहाड़ भी बोलते हैं, इसको हम ढांचा भी बोलते हैं, इसको हम मचान भी बोल सकते हैं, इसको हम पैट भी बोल सकते हैं, इसको हम चबूतरा भी बोल सकते हैं, इसको हम चौखट भी बोल सकते हैं। लेकिन वो इसका अर्थ आपसे पूछेगा तो आपको बता देना अस्थायी सहयोग, यानी थोड़ी देर के लिए जो सहयोग दिया जाता है या थोड़ी देर के लिए जो सहायता की जाती है वो हमारा स्कैफोल्डिंग होता है। जब हम किसी समस्या या किसी क्वेश्चन पर अटकते हैं तो हमसे ज्यादा जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, हमसे ज्यादा जो व्यक्ति जानता है, उसको तो उसकी सहायता लेंगे कि हम इस क्वेश्चन पर अटक गए, आप थोड़ी सी सहायता कर दीजिए। उसको उन्होंने क्या नाम दिया? स्कैफोल्डिंग नाम दिया, जिसके जनक कौन है? लेव वाइगोस्की इसके जनक है। क्योंकि सामाजिक विकास का सिद्धांत कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन देके जाएगा, ये संज्ञानवादी के अंतर्गत आता है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको पढ़ा दूं प्याजे। उसके बाद अगर जीन प्याजे को आपने ढंग से पढ़ लिया तो जीन प्याजे आपको 3 क्वेश्चन देके जाएगा। जीन प्याजे कहां के निवासी थे तो आपको बता देना, स्विट्जरलैंड के थे, स्विट्जरलैंड के थे। इनको मनोचिकित्सक के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने बालक को 3 रूपों में माना। एक तो माना नन्हा वैज्ञानिक, एक माना नन्हा वैज्ञानिक, एक माना नन्हा अन्वेषक, और नन्हा खोजकर्ता। नन्हा खोज करता, यानी अगर ये वाले शब्द दिखाई दे प्याजे आप लगा दो। प्याजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, और बच्चों पर प्रयोग करते समय इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी तो आपको बता देना, 4 अवस्थाएं बताई थी।
अब चार अवस्थाएं कौन कौन सी, थोड़ा इनको समझते हैं। पहली इन्होंने बताई थी संवेदी गामक, दूसरी इन्होंने बताई थी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी इन्होंने बताई थी मूर्त संक्रियात्मक। समझना, यहां से क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। और लास्ट में इन्होंने बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक। इसका समय 0 से 2 वर्ष, इसका समय 2 से 7 वर्ष, इसका 7 से 11 और इसका 11 से 15। ये वाली आपको कंपल्सरी मिलेगा। और इन अवस्थाओं से भी अंदर से क्वेश्चन आता है कि प्याजे की किस अवस्था के अंतर बालक इंद्रियों का प्रयोग करता है, भाषा का विकास प्रारंभ होता है, पलटावी की अवस्था, वैचारिक अवस्था, वातावरण की वस्तुओं को जानने लगना, अमूर्त चिंतन का प्रारंभ, ये सारी की सारी बातें वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो सब इन अवस्थाओं के अंतर्गत आएंगी। लेकिन प्याजे ने एक चीज की और बात बोली थी, मैं आपको बताऊं। जब प्याजे ने एक स्कीमा भी दिया था और एक स्कीम्स भी दिया था, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, आप एक साथ मत कर लेना। एक स्कीमा दिया था और एक स्कीम्स दिया था। उन्होंने एक आत्मसातीकरण भी दिया था, एक इन्होंने समावेशन भी दिया था, एक इन्होंने पलटा भी दिया था, एक इन्होंने अविलोम्यता भी दिया था, अविलोम्यता। ये सारे किसने दिए, प्याजे ने दिए। और प्याजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। ये वाली बात भी आपको समझनी है कि प्याजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई थी। कौन सी अवस्थाएं बताई थी, 2 अवस्थाएं बताई थी। मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। एक जो इन्होंने बताई थी वो बताई थी परायत्तता, एक जो इन्होंने बताई थी परायत्तता अवस्था बताई थी, और दूसरी जो इन्होंने बताई थी स्वायत्तता अवस्था बताई थी। ये पूरा अगर आपने प्याजे को पढ़ लिया, स्कीमा किसे कहते हैं, इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी, आत्मसातीकरण किसे कहते हैं, स्कीम्स कहते किसे कहते हैं, समावेशन किसे कहते हैं, पलटा भी किसे कहते हैं, अवलोम्यता किसे कहते हैं, समावेशन किसे कहते हैं, परायत्तता और स्वायत्तता, ये सब आपने पढ़ ली तो प्याजे के 2 से 3 क्वेश्चन आपको ठीक हो जाएंगे। प्याजे ने बालक को क्या माना है, तो आपको बताया नन्ना वैज्ञानिक, नन्ना खोजकर्ता, नन्ना अन्वेषक माना है। लेकिन प्याजे ने एक चीज और यहां पर मानी थी, प्याजे ने एक और बात बोली, अगर इसके अन्य सिद्धांत की बात करें तो आपको 3 बता देने। एक बताया था निर्माण का सिद्धांत, एक बताया था खोज का सिद्धांत, और एक बताया था क्रिया का सिद्धांत। ये वाली बात भी उन्होंने बताई थी कि यहां पर अगर ये पूरा प्याज आपने पढ़ लिया तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, जो आपके सीटेट किसी ऐसी शिफ्ट, किसी ऐसे पेपर, किसी ऐसी ईयर्स में हो नहीं सकता कि इसमें ना आए हो। क्लियर बात है। अगर आप बायोगोस्की को पढ़ने तो बायोगोस्की का आपको स्कैप फोल्डिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ आपको एमकेओ भी पढ़ना है, जेडबीडी भी पढ़ना है, स्कैप फोल्डिंग भी पढ़ना है, उसकी अवस्था भी पढ़नी है। क्योंकि पिछली बार किशोर अवस्था से क्वेश्चन पूछा है और उसने पूछा किसी समाज का सक्रिय सदस्य, बायोगोस्की की किस अवस्था में एक बालक किसी समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं किशोर अवस्था में एक बालक किसी समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है। अगर प्याजे की बात करें तो प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई, तो आप बताएंगे 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त। इनके समय की बात करें 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष। ये आपको अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि अगर ये वाले हमें पढ़ने को मिल गए, पेडागोजी की बात करें, सीडीपी की बात कर रहे हैं, तो ये आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हम आगे। अब उसके बाद जो हमें सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा पढ़ना है, नैतिक विकास का सिद्धांत। देखो नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है, नैतिक विकास में आपको एक क्वेश्चन दे के जाएगा, ये वाली बात है। ये इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना लॉरेंस कोहलबर्ग है। इसके जनक कौन है, तो आप बता सकते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग है। अब यहां पर आपसे ये पूछेगा इन्होंने स्तर कितने बताए, तो आपको बता देना 3 स्तर। कौन कौन से बताए मैं आपको बता दे रहा हूं। एक इन्होंने बताया था पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा आपको बता देना परंपरागत स्तर, तीसरा आपको बता देना उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत ये। अब उसके बाद वो आपसे ये भी पूछेगा इन्होंने अवस्थाएं कितनी बताई, तो आप अवस्थाओं का क्लियर कर देना कि अवस्थाएं इन्होंने कितनी बताई, तो आप बता देना इन्होंने अवस्थाएं जो बताई हैं वो 6 बताई हैं।
अवस्थाएं कितनी बताई हैं? 6 बताई हैं। पहली में बता दे रहा हूं, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, आत्म अभिरुचि संरक्षण अभिमुखता, और अच्छा लड़का या लड़की संरक्षण अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन संरक्षण अभिमुखता और सार्वभौमिक अनुबंधन संरक्षण अभिमुखता। ये 6 अवस्थाएं इसके अंतर्गत आई हैं। लेकिन नैतिक विकास की सबसे ज्यादा जो आती है वो 2 चीज आती हैं जो आपको पढ़नी है। कि एक उसने बताई है नैतिक दुविधा, एक उसने जो बताई है वो कौन सी बताई है, तो आपको बता देना नैतिक दुविधा आई है। और दूसरा जो आपसे पूछे तो आपको बता देना नैतिक तर्कड़ा आई है। दूसरा कौन सा आया है, तो आपको बता देना नैतिक तर्कड़ा है। क्योंकि यहां पर पूर्ण रूप से आपको हिंज की स्टोरी पढ़नी है। हिंज की पत्नी बीमार हो जाती है, पत्नी बीमार होने पर वो दवाई की चोरी करता है, चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, अगर चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। ये 2 कंडीशन उसको समझनी है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा नैतिक तर्कड़ा किसे कहते हो, नैतिक दुविधा किसे कहते हैं। तो देखो, दुविधा का मतलब ये होता है कि जब एक व्यक्ति किसी 2 घटनाएं, 2 परिस्थिति या 2 सिचुएशन में से कोई अच्छा निर्णय न ले पाए, यानी अगर वो पत्नी को बचाना चाहता है तो दवाई की चोरी करेगा, लेकिन दिमाग में ये वाली बात आ रही है कि अगर चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, और चोरी ना करूं तो पत्नी मर जाएगी, तो मैं करूं तो करूं क्या। यानी 2 परिस्थितियों के बीच में या 2 वस्तुओं के बीच में, 2 घटनाओं के बीच में से किसी एक निर्णय पर नहीं ले पाना, वो नैतिक दुविधा कहलाता है। और जहां पर 2 वस्तुओं के बीच में सही निर्णय ले लेना, जो सही निर्णय ले लेना, वो हमारा क्या कहलाता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना नैतिक तर्कड़ा कहलाता है। यानी हिंज ने निर्णय लिया कि मैं दवाई की चोरी करूंगा और अपनी पत्नी की जान बचाऊंगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पुटअप होना ही होना है। नैतिक विकास के सिद्धांत की अगर बात करें तो आप बता देना कोहलबर्ग ने दिया 3 स्तर, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, और सबसे ज्यादा जो पूछेगा वो उसकी अवस्थाओं से पूछेगा, जो मैं आपको 6 अवस्थाएं बता रहा हूं। दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, आत्म अभिरुचि संरक्षण अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अच्छा लड़का लड़की अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, सार्वभौमिक अनुबंधन अभिमुखता। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार आ रहा है। उसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे समाजीकरण। समाजीकरण से अभी क्वेश्चन हर बार आता है, समझना समाजीकरण किसे कहते हैं। तो आपको यह बता देना है कि जब एक व्यक्ति किसी समाज के, समझना, जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपराओं, आदर्श, मूल्यों और संस्कृति को अपने व्यवहार में डाल लेता है, या उस समाज के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को संचालित करता है, वो हमारा समाजीकरण कहलाता है। लेकिन वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो पुटअप कर रहा है कि समाजीकरण के साधन कितने, ये वाला सबसे ज्यादा पुटअप कर रहा है। तो आपको बता दें समाजीकरण के साधन 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक है मुख्य और एक है गौड़। अब मुख्य में कौन कौन से आते हैं, तो आपको 2 चीज याद रखनी है। एक आता परिवार और एक आता पड़ोस। गौड़ में कौन कौन सा आता है, तो आपको एक बता देना समाज, एक आपको बता देना समुदाय, एक आपको बता देना विद्यालय, एक आपको बता देना मीडिया, एक आपको बता देना मित्र मंडली। यानी यहां से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कि समाजीकरण किसे कहते हैं, समाजीकरण के साधन कौन कौन से होते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अब आपको समझना क्या कि मान लीजिए समाज, समुदाय, विद्यालय, मीडिया, मित्र मंडली, ये सारी की सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए कि समाजीकरण के साधन कौन कौन से होते हैं। तो 2 बता देना, मुख्य और गौड़। मुख्य कौन कौन से होते हैं? परिवार और पड़ोस। गौड़ कौन कौन से होते हैं, तो आपको बता दें समाज, समुदाय, विद्यालय, मित्र मंडली, मीडिया, ये सारे के सारे आपको समझ में आने चाहिए। कोहलबर्ग की बात कर लिए। कोहलबर्ग हमारा अच्छे से पता है कि कोहलबर्ग ये हमारा आता था। उसके बाद जो आपको अच्छे से तैयार करना है वो हम बात करेंगे संवेग की। किसकी बात करेंगे? संवेग की। कि संवेग क्या होता है, तो संवेग के साथ में संज्ञान चलता है। संवेग के साथ में क्या चलता है, तो आपको बता देना संज्ञान चलता है। और जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देना एक दूसरे सन्निहित होते हैं। ये एक दूसरे से कैसे होते हैं, तो आपको बता दें सन्निहित होते हैं और संबंधित होते हैं। एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब आपसे ये पूछे संवेग कुल कितने होते हैं, तो आपको बता देना 14 होते हैं। मूल प्रवृत्ति कितनी होती है, तो आपको बता देना 14 होती हैं।
कितनी होती है? 14 होती हैं। अगर आपसे पूछे पहला संवेग कौन सा होता है तो आपको बता देना वो भय होता है। और अगर आपसे पूछे इसके जनक कौन है तो आपको बता देना वाटसन इसके जनक है। संवेग से भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि संवेग और संज्ञान दोनों कैसे हो, तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको एक मिल जाएगा, या तो सन्निहित होंगे या संबंधित होंगे। अगर आपसे पूछे कुल संवेग कितने होते तो आपको बता देना है 14 होते। मूल प्रवृत्ति कितनी होती तो आप बता देना 14 होती हैं। अगर आपसे पूछे पहला संवेग कौन सा होता है आप बता देना भय होता है। और संवेग के जनक की बात करें आप वाटसन बता देना। अगर ये पूछे संवेग पर कार्य किसने किया है तो आपको बता देना मैकडूगल ने किया। किसने किया तो आपको बता देना मैकडूगल ने इस पर कार्य किया है। यानी एक क्वेश्चन आपको 100% यहां से मिलेगा, एक क्वेश्चन 100% यहां से मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपको 100% यहां से मिलेगा। क्योंकि आज का जो हमारा सेशन चल रहा है हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी पहली बार में सीटेट को कैसे क्रैक किया जाए, उसको क्रैक करने के लिए कम समय में ज्यादा पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। और सीडीपी की इस क्लास में यानी पेडागोजी सीडीपी की जो 30 नंबर की आएगी उसमें आपको पढ़ना क्या, मैं उन टॉपिकों को बता रहा हूं। अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिए तो आपका कोई भी पेपर आराम से रुकेगा नहीं, क्रैक जरूर होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, अब जो हम आगे चलेंगे तो सबसे पहले हमें पढ़ना है बुद्धि किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हमारा क्या होता है, बुद्धि क्या होती है। उसके साथ में जब हम इनके सिद्धांत की बात करेंगे तो सिद्धांत में हमें दो पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना स्पीयरमैन और दूसरा हमें पढ़ना हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था तो आपको बता देना बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था तो आपको बता देना। और इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? 9 प्रकार की। और ये और लिख लेना हार्वर्ड गार्डनर से एक साल 100% क्वेश्चन आने ही आने वाला है। एक हार्वर्ड ने 9 प्रकार की जो बुद्धि बताई थी वो कौन कौन सी बताई तो मैं आपको बता दे रहा हूं। भाषाई बुद्धि, दूसरी आंकिक बुद्धि, तीसरी संगीतज्ञ बुद्धि, उसके बाद है शारीरिक बुद्धि, उसके बाद है नैसर्गिक बुद्धि, उसके बाद है अस्तित्ववादी बुद्धि, उसके बाद है स्थानीय बुद्धि, उसके बाद है इंट्रापर्सनल बुद्धि, और उसके बाद है इंटरपर्सनल बुद्धि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 प्रकार की बुद्धि है। और कंपलसरी 9 में से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देके जाएगा। क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो आपसे ये वाली पूछेगा शारीरिक बुद्धि सबसे ज्यादा, उसके बाद स्थानीय बुद्धि पूछेगा जब एक व्यक्ति इंट्रा में यानी स्वयं से बात करता है या भगवान से बात करता है, जब एक व्यक्ति दूसरों से बात करता है तो वो इंटरपर्सनल कहलाती है। यानी अगर हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ना है और बुद्धि को पढ़ना है तो बुद्धि क्या होता है तो आप बता देना योग्यताओं का समुच्चय। क्या होता है? योग्यताओं का जोड़ा होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बुद्धि क्या है तो आप बता देना योग्यताओं का समुच्चय। समुच्चय मीन्स आपसे समझ में आ रहा तो आप बता देना जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा होता है। अब जो सिद्धांत में सिर्फ हमें 2 चीज पढ़नी है, स्पीयरमैन पढ़ना है और हार्वर्ड गार्डनर पढ़ना है। स्पीयरमैन के 2 कारक सिद्धांत में 2 कारक बताए थे, एक जी कारक और एक एस कारक। जी कारक को इन्होंने सामान्य माना है। क्या माना है? सामान्य माना है, यानी जन्मजात माना है। ये वाली बात समझ में आनी है। और एस कारक को इन्होंने विशिष्ट माना है। क्या माना है? विशिष्ट माना है। और इसको अर्जित माना है। क्या माना है? अर्जित माना है। ये वाली बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि 2 कारक का सिद्धांत में जी और एस, स्पीयरमैन ने बताया जी को सामान्य और एस को विशिष्ट यानी स्पेसिफिक माना। ये वाली बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर बुद्धि की बात करेंगे तो इसमें हार्वर्ड गार्डनर को सबसे ज्यादा आपको पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कितने प्रकार की, 9 प्रकार की, भाषाई, आंकिक, शारीरिक, और ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं। अगर ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपका पूरी तरह से पेपर क्रैक हो जाएगा। क्योंकि मैं इसमें आपको ये वाली बात भी बता रहा हूं कि शारीरिक बुद्धि का प्रयोग किसमें करते हैं तो जब एक व्यक्ति अपने शरीर का प्रयोग करते हैं इसमें शारीरिक बुद्धि का प्रयोग करेगा। और जब स्थानीय बुद्धि का प्रयोग करेगा तो आपको 2 चीज याद रखनी है कि एक आकाश होगा
और एक अंतरिक्ष होगा, एक आकाश होगा और एक अंतरिक्ष होगा, इसकी बात करती है तो वो इसमें होती है। और इंटरपर्सनल की बुद्धि की बात करेंगे तो जो व्यक्ति दूसरों से बात करता है, और इंट्रापर्सनल बुद्धि की बात करेंगे तो वो स्वयं से बात करता है। ये क्लियर हो गया बुद्धि वाले टॉपिक। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो तैयार करना है, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, वो आपको करना है बहुभाषिकतावाद। क्या बात करना है? बहुभाषिकतावाद। अब बहुभाषिकतावाद आपको 100% 2 नंबर देखे जाएगा। अगर मैं इसकी ट्रिक में आपको बताऊं तो इसके 3 ऑप्शन नेगेटिव होंगे और एक पॉजिटिव होगा। बहुभाषिकतावाद का अर्थ होता है जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं इसमें अपनी क्लास में प्रत्येक बालक की भाषा, लिपि, संस्कृति को मान्यता देते हुए शिक्षण कार्य करता है। तो जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो आपको ये 4 ऑप्शन में से ये समझना है कि 3 ऑप्शन इसके कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। 3 ऑप्शन इसके कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। और एक ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव जो राइट आंसर होता है वो हमें लगा देना है। क्लियर बात है? क्योंकि बहुभाषिकतावाद क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चैप्टर जो तैयार करना है वो हमें तैयार करना है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण। अब वंशानुक्रम का दूसरा नाम दोस्तों होता है प्रकृति। क्या नाम होता है? प्रकृति होता है। और वातावरण का दूसरा नाम क्या होता है? पोषण होता है। समझना इस वाले क्वेश्चन को। प्रकृति का दूसरा नाम होता है आंतरिक, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है बाह्य। इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है हमारा जन्मजात, और इसका जो दूसरा नाम होता है अर्जित होता है। अगर आपको इन चारों लाइनों में से किसी क्वेश्चन में एक साथ कोई भी ऑप्शन दिखाई दिया जाता है कि वंशानुक्रम, वातावरण या जन्मजात, अर्जित, प्रकृति, पोषण, आंतरिक, वैतु, राइट आंसर आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात तो यहां पर मेन बात तो ये है ना कि वंशानुक्रम कहते किसे हैं? तो आपको समझना है कि माता पिता से जो गुण, माता पिता से वे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं वो वंशानुक्रम कहलाता है। लेकिन इसके साथ में एक और शब्द आता है आनुवंशिकी। एक और शब्द आता है आनुवंशिकी। अब यहां पर क्या होता है तो आपको बता देना, गुणों का जो अध्ययन किया जाता है, जो माता पिता से वे गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते तो रहते हैं, लेकिन उन गुणों का अध्ययन करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? तो आपको बता देना आनुवंशिकी। दोबारा समझना, वंशानुक्रम किसे कहते हैं? कि माता पिता से वे गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं वो हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। लेकिन अगर डेफिनेशन आनुवंशिकी की पूछता है तो आपको बता देना, माता पिता से वे गुण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते तो हैं, लेकिन उन गुणों का जो अध्ययन करने के लिए किसको लाया जाता है? तो आपको बताना है आनुवंशिकी को लाया जाता है। किसको लाया जाता है? आनुवंशिकी को लाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझना है। बहुभाषिकतावाद मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। बुद्धि शब्द का क्वेश्चन पुटअप आपसे करेगा तो आपसे यह क्वेश्चन पुटअप करेगा बुद्धि किसे कहते हैं? तो आपको बता देना योग्यता का समुच्चय, यानी एक व्यक्ति में एक से अधिक योग्यता पाई जाती है वो उसकी बुद्धि हो। तो उसमें भी आपको 2 चीज पढ़नी है, स्पीयरमैन का सिद्धांत और हार्वर्ड गार्डनर का। हार्वर्ड गार्डनर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 3 क्वेश्चन देख के जाएगा पूरे सीटेट में। इसकी 9 प्रकार की बुद्धि जो मैंने बताई उसमें आपको सबसे ज्यादा शारीरिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि और इंट्रापर्सनल बुद्धि आपको याद कर लेनी है। क्लियर बात है? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चलते हम आगे। क्लियर है? अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक सबसे ज्यादा जो क्या होता है तो आपको पढ़ना है लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी लैंगिक असमानता पढ़ना है, जो आपको 100% आएगा ही आएगा। अब लैंगिक असमानता क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं। तो लैंगिक असमानता में आपको 3 चीजें पढ़नी है जो आपको 100% मिलेगी मिलेगी। एक आपको पढ़ना है लैंगिक पूर्वाग्रह, एक आपको पढ़ना है लैंगिक पक्षपात, और एक आपको पढ़ना है लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा। यहां से 1000% मैं आपको लिख दे रहा हूं, 1 नंबर आएगा इन तीनों शब्दों में आएगा। अब समझना क्या, मान लीजिए मैं आपसे ये वाली बात बोल देता हूं कि सीटेट के 150 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये तीनों शब्द किसी ऑप्शन में आपको मिल जाते हैं राइट आंसर आप उसी को लगा दीजिए, हो जाएगा राइट आंसर। अब इनका क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है आपके दिमाग में बात आ रही है सर इनका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो थोड़ा समझ लीजिए। जब भी इनका क्वेश्चन आएगा लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पक्षपात या लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा,
तो इन तीनों का जब भी क्वेश्चन आएगा तो लड़का और लड़की में भेद किया जाएगा। लड़का और लड़की में जो भेद किया जाता है वो हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पक्षपात कहलाता है। मान लीजिए उसने बोला कि लड़के सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी और लड़का बाहर काम करने के लिए, लड़के सिर्फ खो खो खेलने के लिए बनी है और लड़का कबड्डी खेलने के लिए। लेकिन ये तो पक्षपात हो रहा है ना। आजकल देखा जाए तो डिफेंस में लड़कियां भी डिफेंड कर रही हैं, पूरी तरह लड़कों से आगे जा रही है। तो इस धारणा को दूर करने के लिए सीबीएसई आपको इन तीन चीजों को पढ़ा रहा है। अब समझना क्या है, मान लीजिए अगर आपको लड़का और लड़की में भेद हो रहा है, लड़का लड़की में भेद हो रहा है, तो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा आराम से। क्लियर बात है? क्लियर है? अब उसके बाद जब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा कौन सा आता है, तो इसके साथ में एक और क्वेश्चन आएगा, वो आपको बताना जेंडर या लिंग की, जो आपका हर बार आता ही आता है कि जेंडर या लिंग। अगर ये वाला शब्द आपको दिखाई देता है तो आपको बता देना सामाजिक संरचना है। आपको बता देना सामाजिक संरचना है, जो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अब थोड़ा सीबीएसई चालू हो गया, अब वो ये सोचता है कि बच्चे चालाक हो गया, बच्चे को सब चीज रट गई है। अब उसने एक और नया सेंटेंस दे दिया जो आपको समझ में भी आता है, उभयलिंगी। अब ये वाला आ रहा है। अब मान लीजिए मैं आपको लिंग के बारे में थोड़ा अवगत कराता हूं कि लिंग किसे कहते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि जो मेल और फीमेल होता है, मान लीजिए ठीक है कि मेल और फीमेल होता है, वो लिंग दो प्रकार का होता है। मान लीजिए एक उभयलिंगी भी होता है, लेकिन जो तीसरा जेंडर जो होता है, जो हम जिनको किन्नर के रूप में जानते हैं, वहां पर आपको समझने वाली बात है, उसको सीबीएसई ने क्या नाम दे दिया? उभयलिंगी। आपको यह बताना है कि उभयलिंगी से तात्पर्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के मिश्रित गुण पाए जाते हैं, दोनों के मिश्रित गुण पाए जाते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया? उभयलिंगी नाम दिया। अगर आपको जेंडर और लिंग की बात करता है कि जेंडर और लिंग कैसी संरचना है, अब बहुत अच्छे तरीके से तल्लीनता के साथ बताएंगे कि सामाजिक संरचना है। जब इनमें से तीनों शब्दों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लड़का और लड़की में भेद किया जाएगा। लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम कर सकती है, लड़कियां ज्यादा रोती है, लड़के ज्यादा करते हैं, लड़की ज्यादा मारपीट करती है। ये सब जो कुछ भी आपको समझना है वो सब इन दोनों में भेद करके आपको बताना है। राइट आंसर आपको 100% मिल जाए। क्लियर बात? अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आपको तीन चीजें पढ़नी है। एक पढ़नी है आपको समावेशी शिक्षा। क्या पढ़नी है? समावेशी शिक्षा। उसके बाद आपको पढ़नी है बाल केंद्र शिक्षा, और उसके बाद आपको पढ़नी है प्रगतिशील शिक्षा। यहां से तीनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कॉन्सेप्ट समझना कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा किसे कहते हो, बाल केंद्र शिक्षा किसे कहते हैं, थोड़ा समझो। समावेशी शिक्षा का मतलब यह होता है कि सभी बालकों को समान पढ़ाना, सभी बालकों को एक साथ पढ़ाना। सभी बालकों एक साथ पढ़ना, यानी बालक किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय का हो, यानी बच्चे में जानो, जीवित हो, बैठने लायक हो, विकलांग हो, लूला हो, लंगड़ा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। यानी कि विकलांग बालक को एक सामान्य बालक के साथ पढ़ाने के लिए, एक विकलांग बालक को एक सामान्य विद्यालय में पढ़ाने की अपेक्षा की जा रही है, तो एक अध्यापक किस शिक्षा का प्रयोग करा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे समावेशी शिक्षा। मान लीजिए मेरी क्लास में एक बालक, मान लीजिए श्रवण विकलांग आता है, श्रवणहीन आता है, वो बहुत कम सुनता है, लेकिन मैं उसको सामान्य विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, अलग से नहीं पढ़ा रहा, तो मैं किस शिक्षा का प्रयोग कर रहा हूं आप लगा सकते हैं। बालक किसी कैसा भी हो, व्यक्तिगत भिन्नता, विविधता से रूप हो, बहुत सारी डिसेबिलिटी पाई जाती है, मैं आपको भी बताने वाला हूं आगे, तो वो आपको कौन सा बता देना। इसमें जब बाल केंद्र शिक्षा की बात होगी तो आप समझना, जब बाल केंद्र शिक्षा की बात होगी तो जो भी हम पाठ्यक्रम बनाएंगे वो बालक को ध्यान में रखकर बनाएंगे। मान लीजिए मैंने आपका पाठ्यक्रम बनाया कि आपको पढ़ाना क्या है, मान लीजिए मैंने आपकी शिक्षण विधि अपनाई, मान लीजिए मैंने अनुशासन स्थापित किया, मान लीजिए मैंने शिक्षण सामग्री आपको बताई, शिक्षण सामग्री आपको बताई, तो ये सब जो कुछ भी करूंगा मैं किसको ध्यान में रख के करूंगा? बालक को ध्यान में रख के करूंगा। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट हो जाता है, जब हम बालक को करेंगे तो दो चीज आपको समझनी है कि बालक का ध्यान रखना है या उसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी है। दो चीज आपको यहां पर ऑप्शन में मिलेंगी, आवश्यकता की पूर्ति कि यानी अगर मान लीजिए मैं एक पाठ्यक्रम बना रहा हूं या शिक्षण विधि अपना रहा हूं या अनुशासन की स्थापना कर रहा हूं या शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहा हूं, तो बालक को ध्यान में रखना है, बालक की आवश्यकता की पूर्ति करनी है, तो हमें आवश्यकता की पूर्ति न करनी।
अगर कला के वो कहे कि मैं तो रसगुल्ला खाऊंगा तब बैठूंगा, तो भैया रसगुल्ला कहाँ से लाऊंगा मैं। अगर वो कला की है कि ना साहब पहले मैं मनोरंजन का आराम से खेलूंगा कूदूंगा तब मैं करूंगा, अरे ना भैया, आप पढ़ना किस वे में चाह रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो, कौन से अनुशासन में पढ़ना चाह रहे हैं और कौन सी सामग्री के द्वारा पढ़ना चाह रहे हैं, इसको ध्यान में रखकर, किसको, बालक को ध्यान में रखकर जिस शिक्षा की व्यवस्था करते हैं वो बालकेंद्रित शिक्षा कहलाती है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा। जब प्रगतिशील शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो आपको प्रगति शिक्षा की ये बता देनी है कि जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर शिक्षण कार्य करते हैं और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। मान लीजिए हम सारे टीचरों में बहस हुई है कि देखते हैं बच्चे किसकी सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर लेके आए, तो मैं अपनी मेहनत करूंगा और बच्चों से मेहनत करवाऊंगा। जब दोनों मिलकर एक साथ चलेंगे, कहते हैं ना एक ताली एक हाथ से नहीं, दोनों, जब दोनों हाथों से ताली बजेगी और जब शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होगी तो कौन सी शिक्षा होगी, प्रगति शिक्षा होगी। और आपको यह बता देना कि इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना जॉन डीवी। और जॉन डीवी ने कौन से विद्यालय की स्थापना करी, तो आपको बता देना लैब विद्यालय की स्थापना की। किस विद्यालय की स्थापना की? एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा, एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको, एक से दो क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अब तक मैंने आपको कितने टॉपिक बताया, थोड़ा इसके बारे में बता दे रहा हूं, रिवाइज करा दे रहा हूं। क्योंकि आज जो मैंने शुरुआत वीडियो की हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट में, हम पहली बार में सीटेट कैसे पार कर, अभी वीडियो और लेंथी होगी, कोई परेशान मत होइए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वृद्धि विकास के आयाम, पहलू, इसकी अवस्थाएं, इसकी ये वाला, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। क्लियर बात है। उसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरे पहलू पर, मैंने आपको बताया था कि जो हमें पढ़ना सीखना में सिर्फ आपको ये वाली बात पढ़नी है कि व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन, और उसके बाद हमें गहने पढ़ना है, उसकी प्रक्रिया पढ़नी है, और व्यवहारवाद में हमें सिर्फ थॉर्नडाइक, पावनव और स्किनर पढ़ना है, और उसके बाद हमें यहां पर उसके नियम पढ़ने हैं। और फिर उसके बाद जब मैंने संज्ञानवादी में पढ़ा था तो आपको सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वो कौन पढ़ना, गेस्टाल्टवाद पढ़ना, जो सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद 101% आपको बाइगोस्की एक नंबर देख के जाएगा। बाइगोस्की में आपको MKO ZPD स्कैप फोल्डिंग पढ़ना और बाइगोस्की की अवस्था पढ़ना, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूं, अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया, मैं गारंटी और दावा के साथ 30 में से 30 दे दूंगा अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा। जब हम जीन प्याजे को पढ़ेंगे तो जीन प्याजे के इन सिद्धांतों को पढ़ लेना। नन्ना वैज्ञानिक बोला गया, नन्ना अन्वेषक बोला गया, नन्ना खोजकर्ता बोला गया। इसकी 4 अवस्थाएं और उसके नैतिक विकास के 2 अवस्थाएं, नए परायत्तता, स्वायत्तता की अवस्था, या स्कीम, आत्मसातीकरण, समावेशन, पलटाविया, इनको आप पढ़ सकते हो। मोस्टली जो आपसे पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा, ये मैंने इस वजह से लिख दिए कि हो सकता है कभी कभार भूल, सुसुप्त ज्वालामुखी होता कभी कभार जाता है। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि संज्ञान और सम्यक की जब हम बात करेंगे तो आपको संज्ञान और सम्यक से पढ़ना है। तो ये 2 ऑप्शनों को याद कर लेना, सन्निहित होते, संबंधित, कुल कितने होते, 14, मूल प्रवृत्ति 14। फिर उसके बाद जो 101% आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो सामाजिकरण से पूछेगा कि जब एक व्यक्ति किसी समाज को अपने व्यवहार में ढाल लेता है। मान लीजिए मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं, आगरा में मेरी जॉब लग जाती है, जब मैं आगरा समाज में जाऊंगा तो आगरा समाज के तौर तरीके को अपने व्यवहार में ढाल लूं, मेरा सामाजिकरण हो गया। लेकिन उसके साधन पूछेगा, सबसे ज्यादा साधन पूछेगा। कितने साधन है? 2 है, मुख्य और गौड़। मुख्य में कौन कौन से होते हैं? परिवार और पड़ोस। 3 यहां से लेगा और 1 यहां से लेगा, 1 यहां से लेगा, 3 यहां से लेगा, आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद नैतिक विकास में आपको इसकी 6 अवस्था जो मैंने आपको बताई थी, दंड तथा आज्ञा पालन, आत्मरुचि और अधिकार, अच्छा लड़का लड़की, सामाजिक, सार्वभौमिक, और सबसे ज्यादा जो पूछ रहा है वो नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा, हिंज वाली स्टोरी। जब 2 वस्तुओं में कोई सही निर्णय न ले पाना क्या कहलाता? नैतिक दुविधा। जब 2 वस्तुओं में सही निर्णय लेना क्या कहलाता? दुविधा, वो तर्कड़ा कहलाता। क्लियर बात? उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया था, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया बुद्धि में आपको यह बता देना बुद्धि किसे कहते हैं। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर, स्पीयरमैन, बहुभाषिकतावाद, 3 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, वंशानुक्रम, वातावरण, आनुवंशिक किसे कहते हैं और वंशानुक्रम किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि लैंगिक असमानता, जेंडर किसे कहते हैं, उभयलैंगिक किसे कहते हैं, समावेशी शिक्षा, बालकन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा किसे कहते हैं। क्लियर बात है? ये वाली बात समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब सबसे ज्यादा जो आपसे पूछेगा वो क्रिएटिविटी से भी पूछेगा, सृजनात्मकता से 100% आपसे पूछेगा। अब सृजनात्मकता क्या होती है तो आपको यह बता देना, जब एक व्यक्ति नया विचार, नया वस्तु और कुछ भी ऐसा कार्य करे जो नया हो, जिसको कोई दूसरा व्यक्ति देखे तो वो ये कहे यार वाह नया चीज है, ये हमारा क्रिएटिविटी कहलाता है। क्योंकि इसकी जो जनक मानेंगे वो कौन मानेंगे?
तो आपको बता देना टॉरेंस इसके जनक माने गए। लेकिन इसकी विधि भी अब अगर आपसे पूछेगा तो आपसे पूछ भी ली गई है, तो आपको मस्तिष्क झंझावत विधि को याद कर लेना है। अब यहां पर यह समझ लीजिए, अगर समस्या समाधान की बात हो रही है तो बात किसकी हो रही है? क्रिएटिविटी की। अगर नवीनता की बात हो रही है तो बात किसकी हो रही है? क्रिएटिविटी की। अगर लचीलापन की बात हो रही है तो किसकी हो रही है? क्रिएटिविटी की। अगर मौलिकता की बात हो रही है तो किसकी हो रही है? क्रिएटिविटी की। यानी इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, नवीनता, मौलिकता, लचीलापन, ये सब किससे संबंध है? समस्या समाधान आप क्रिएटिविटी से बता सकते हैं। लेकिन इनसे भी ज्यादा जो बेस्ट तरीके से पूछ रहा है वो आपसे पूछेगा सृजनात्मकता के चिंतन कौन कौन से हैं। तो आपको दो चिंतनों को पढ़ लेना, एक होता है अभिसारी चिंतन और दूसरा होता अपसारी चिंतन। अभिसारी का एक और नाम होता बंद अंत वाले प्रश्न, ये भी आपको पूछना है, बता देना। और इसका एक और नाम होता मुक्त अंत वाले प्रश्न। और क्रिएटिविटी से जो संबंधित होता है वो कौन सा चिंतन होता है, तो आपको बता देना अपसारी होता है। अब इन दोनों को समझें। ऐसा प्रश्न जिसका आंसर पहले से फिक्स हो, ताजमहल कहां है? आगरा में, वो कौन सा चिंतन कहलाता? हमारा ये वाला होता है। जो आंसर जिसका पहले से फिक्स होता है वो हमारा कौन सा होता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है। ऐसा चिंतन जो विभिन्न विचारों पर डिपेंड होता है, जिसके एक से अधिक आंसर होते हैं, जिसके एक से अधिक आंसर होते हैं। जैसे कागज का क्या उपयोग है, कागज का क्या उपयोग है, तो इसका एक आंसर नहीं, इसके बहुत सारे आंसर आएंगे, वो आपको राइट आंसर लगा देंगे। क्योंकि क्रिएटिविटी आपको 100% 2 नंबर देख के जाएगा, 1 नंबर ये देख के जाएगा और 1 नंबर ये देख के जाएगा। अपसारी चिंतन समस्या से संबंधित, यानी जो समस्या में उलझा दे आपको वो अपसारी। जिस आंसर के प्रश्न एक से अधिक होते हैं वो अपसारी, जिस प्रश्न का आंसर सिर्फ फिक्स होता है वो होता है अभिसारी। क्लियर बात है? क्लियर हो गया? उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना वो यहां पर आपको पढ़ना है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता, इसके जनक की बात करें तो आप बता देना गाल्टन है, और गाल्टन की पुस्तक है हेरिडिटी जीनियस, जो टेट में पूछी गई है, हेरिडिटी जीनियस। संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, शरीर के आधार पर भी बिल्कुल समान नहीं होते, बुद्धि के आधार पर किसी की बुद्धि मंद बुद्धि होती है, किसी की प्रतिभाशाली, संवेग के आधार पर किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, भाषा के आधार पर एक बिहारी एक हम अलीगढ़ के हैं। अगर आपको शरीर के आधार पर हमारा रंग सांवला है, दूसरों का गोरा है, अगर किसी और तरीके में देखा पर्सनैलिटी के आधार पर, हर तरीके के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं, तो ये तो आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मूल्यांकन। ये मूल्यांकन कम से कम 7 प्रश्न देके जाएगा। आप कितने देके जाएगा? 7। ऑल ओवर सीटेट में 150 में से 7 देके जाएगा, हर किसी में आएगा। सबसे पहले आपको मूल्यांकन की प्रक्रिया पढ़ लेनी है। अगर वो आपसे ये पूछे मूल्यांकन की प्रक्रिया कौन सी है, तो आप त्रिमुखी बता देना। पहला मैंने आपको पढ़ा है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा मैंने आपको पढ़ा अधिगम अनुभव, और तीसरा जो हमने पढ़ा है व्यवहार परिवर्तन। तीसरा कौन सा पढ़ा? ये कभी कभी पूछे जाते, लेकिन प्रकार तो क्या नहीं है ना। अब प्रकार थोड़ा हम जान लेते कौन कौन से इसके प्रकार हैं, हम फिर आपको पूरा बताएंगे। पहला आपका निर्माणात्मक, जिसको मैं संरचनात्मक मूल्यांकन भी बोलता हूं। दूसरा हमारा संकलनात्मक, जिसको मैं योगात्मक भी बोलता हूं। तीसरा हमारा निदानात्मक। उसके बाद